जी, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो बुक से शुरू करने लगे हैं हम लोग। बेसिकली प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है, जो आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी होती है उसका स्टेप बाय स्टेप जो है वो ओवरव्यू देखेंगे हम इसमें, कि हमें प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है उसमें किन स्टेप्स में से या किन फेजेस में से जो है वो गुजरना होता है, और कौन सी फेजेस जो है वो हमें कंप्लीट करनी होती हैं पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा बेसिकली कि हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग में, या यूँ कह सकते हैं कि फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्लान टू द एंड ऑफ प्लान, या बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, बिगिनिंग से लेके एंड तक हमने कौन कौन से काम करने होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें सारे काम जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है जिसे जीरो स्टेप कहते हैं, ये आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। इसको जीरो स्टेप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिंपल आपने सिलेक्शन करनी होती है प्रोजेक्ट की। आपके पास दो तीन प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने उनमें से एक प्रोजेक्ट को चूज करना होता है, या आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है और आपने उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो काम शुरू होता है बेसिकली सिलेक्शन के बाद। तो नंबर वन पे आप क्या करते हो, आप प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप प्रोजेक्ट के स्कोप को और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हो पहले नंबर पे। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोजेक्ट के स्कोप को या उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसमें आपका हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, आपने फिर प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। जब प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाता है, तो फिर आपने प्रोजेक्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स, उनका एनालिसिस करना होता है, ताकि डिफरेंट कंपैरिजंस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकें। फिर फोर्थ पे आपने क्या करना होता है, फोर्थ नंबर पे प्रोडक्ट्स और एक्टिविटीज, जो कि प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता है मल्टीपल डिलीवरेबल्स हो सकते हैं। अब हर डिलीवरेबल को एक प्रोडक्ट का नाम दिया जा रहा है। आपने क्या करना है, आपने हर डिलीवरेबल का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जिसे आप प्रोडक्ट कह रहे हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एक डिलीवरेबल जब कंप्लीट होगा या जब एक फेज कंप्लीट होगी तो आपके पास कौन सी प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट आएगी, एज एन आउटकम आएगी। आपने ये आइडेंटिफाई करना है, और इसके साथ साथ आपने हर फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, आपने स्टेप नंबर 4 पे ये भी आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर स्टेप नंबर 5 आ जाता है आपके पास, जिसमें आपने क्या करना है, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको जो एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, आपने वो एफर्ट एस्टिमेट करनी है। ठीक है, और जो एक्टिविटीज आपको रिक्वायर्ड होंगी, आपने उन एक्टिविटीज को भी एस्टिमेट करना है। ठीक है, मतलब एस्टिमेट में यही होगा कि आपने ये देखना है कि कितना वक्त चाहिए होगा, कितने लोग चाहिए होंगे, और कितना बजट आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टेप आ जाता है कि आपने जो हर एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व होंगे, आपने उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, और ये प्रपोज्ड रिस्क प्लान आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करना होता है। नंबर 6 पे आप लोगों ने जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है, उन एक्टिविटीज में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं। जब सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो नंबर 7 पे आपने क्या करना है, रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप लोगों ने जो है वो देखनी है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और किन किन एक्टिविटीज के लिए कितने कितने रिसोर्सेज आप लोगों ने एलोकेट करने हैं। वो सारी एलोकेशन आप यहाँ पे कर देंगे। एस्टिमेट्स पहले हो जाएंगे सारे, और एलोकेशन यहाँ पे हो जाएगी। फिर आ जाएगा रिव्यू पब्लिसाइज प्लान। आपका जो प्लान बना होगा, आप उस प्लान को रिव्यू करोगे। अगर तो उस प्लान में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी तो आप उन चेंजेस को परफॉर्म करेंगे। चेंजेस परफॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे,
जो लेटेस्ट प्लान आपका बन जाएगा आप उस प्लान को पब्लिसाइज करोगे, मतलब उसकी जो जो प्लान बना होगा उसकी बुकलेट्स बना लेंगे, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है उसको बुकलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। या उस प्लान को एडवर्टीज कर देंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जब पब्लिसाइज हो जाएगा आपका प्लान तो उसके बाद आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जो प्लान में आपने लिखा होगा आपने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है। मतलब एज पर प्लान जो आपका आपने बनाया होगा आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देनी है। जो स्टेप्स उसमें आपने कही होंगे उन स्टेप्स को आपने परफॉर्म करना शुरू कर देना है। फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है लोअर लेवल प्लानिंग। आपने लोअर लेवल प्लानिंग जो है वो परफॉर्म करनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में लोअर लेवल प्लानिंग से आप दोबारा वापस जो है वो स्टेप नंबर 4 पे भी जा सकते हैं और स्टेप नंबर 5 पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये आपके सारे ओवरऑल जो हैं वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर जो है वो सारे स्टेप्स हैं, जो 10 स्टेप्स हैं। फिर इन स्टेप्स के अंदर फर्दर कुछ स्टेप्स आते हैं, या यूं कह लें कि इन स्टेप्स के अंदर फर्दर कुछ टास्क आते हैं जो आप लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की। इसमें आपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी है जी, जिसे आप स्टेप 0 कह रहे हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, आपने आपने प्रोजेक्ट को जो है वो सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें वो कह रहा है दिस इज कॉल्ड स्टेप 0 बिकॉज इन अ वे इट इज आउटसाइड द मेन प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। क्यों इसको स्टेप 0 कहते हैं? क्योंकि ये आपकी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस है ना, ये उससे बाहर है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस का बेसिकली पार्ट नहीं है। इसमें तो सिंपली सिलेक्शन होनी है प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस का आपका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, इसलिए इसको आप जो है वो आउटसाइड द प्रोजेक्ट जो है वो कंसिडर कर रहे हो। Projects are not initiated out of thin air. Some activity has to take place before deciding that this project rather than another is worth undertaking. वो कह रहा है कि कुछ एक्टिविटीज आपकी जो होती है ना उनको आपको पहले ही कर लेना होता है। कुछ एक्टिविटीज को आपको पहले ही जो है वो परफॉर्म कर लेना होता है। लाइक सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड कर कंसिडर कर सकते हैं कि ये वो एक्टिविटी है जिसको आपने पहले ही परफॉर्म कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद स्टेप नंबर 1 आपके पास आएगा जी, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपने प्रोजेक्ट के स्कोप को और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कि आपके पास बाउंड्रीज क्या हैं प्रोजेक्ट की, मतलब कि क्या क्या इनपुट्स प्रोजेक्ट को दी जाएंगी और क्या क्या रिजल्ट्स उनसे हमें जो है वो ऑब्टेन होंगे। शॉर्ट टर्म हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगी, ये सारा आपने जो है वो स्टेप नंबर 1 में परफॉर्म करना है। फिर इसके लिए आपको कुछ फर्दर सब प्रोसेसेस या सब टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे पहला है स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिकल मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस इन मीटिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। पहले नंबर पे तो आप ये देखो कि आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स देखने के साथ ही साथ आप ये देखो कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आपको कौन से प्रैक्टिकल मेजर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। फिर आपने दूसरे नंबर पे इसी में ये भी देखना है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए या उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिकली कौन कौन से काम जो हैं वो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंड प्रैक्टिकल मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस इन मीटिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस आपको जो है वो चाहिए होंगे। तो पहला काम यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है एस्टेब्लिश अ प्रोजेक्ट अथॉरिटी।
स्कोप के लिए, स्कोप की आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप एक हायरार्की डिसाइड कर लें प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट की लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोजेक्ट के अंदर जो टीम मेंबर्स होंगे वो कौन से टीम मेंबर्स किस पर्सन को या किस बंदे को जो है वो रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट की अथॉरिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर लेनी है। जैसे इस वक्त हमारे पास जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो सीपैक प्रोजेक्ट है, तो उसकी एक अथॉरिटी है, सीपैक अथॉरिटी। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी कंसर्न्स होते हैं सीपैक के रिलेटेड, वो सीपैक अथॉरिटी के साथ जो है वो शेयर किए जाते हैं या सीपैक अथॉरिटी को रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट का स्कोप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेकंड नंबर पे आपको प्रोजेक्ट की अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास इसके बाद आ जाएगा आइडेंटिफाई ऑल स्टेक होल्डर्स इन प्रोजेक्ट एंड देयर इंटरेस्ट। स्कोप को ही आइडेंटिफाई करने के लिए जो तीसरा सब टास्क होगा वो होगा कि आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। आपके जो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, आपने उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ आपने ये देखना है कि उनका स्टेक क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है आपके प्रोजेक्ट में। अगर आपका डायरेक्टर या सीईओ एज अ स्टेक होल्डर अगर आप समझते हैं अपने सीईओ को या अपने डायरेक्टर को, तो आप ये देखें कि आपके डायरेक्टर का जो इंटरेस्ट है आपके प्रोजेक्ट में वो क्या है, पॉजिटिव इंटरेस्ट है या नेगेटिव इंटरेस्ट है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनका स्टेक टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट क्या है आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है। कस्टमर्स या यूजर्स जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट को यूज करना है, उनका स्टेक क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। आपने ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो डिसाइड कर लेनी है। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव्स इन लाइट ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट वगैरह हैं, आपने क्या करना है, आपके पास शुरू में एक बेसिकली सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब आप उन ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, तो स्टेक होल्डर्स उन ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कट डाउन करते हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इतराज करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स को फिर मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्कोप की आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो चौथा पार्ट है आपका, जो फोर्थ टास्क है, वो ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स की मॉडिफिकेशन करनी है इन लाइट ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस। जो स्टेक होल्डर्स ने जो एनालिसिस किया होगा उसकी रोशनी में, या जो स्टेक होल्डर्स ने आपको कहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एस्टैब्लिश अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑल पार्टीज। आपने तमाम पार्टीज जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड हैं, चाहे वो विद इन द टीम हो, चाहे वो आउटसाइड द टीम हो, चाहे वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने उनके साथ बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए एक मैकेनिज्म या एक मेथडोलॉजी जो है वो एस्टेब्लिश कर लेनी है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2, जिसमें बेसिकली क्या है, पहले स्टेप में था प्रोजेक्ट का स्कोप आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हो प्रोजेक्ट का, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो आपकी प्रोजेक्ट की होती है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले तो आपने अपने प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके दरमियान लिंक क्रिएट करना है। आपने रिलेशनशिप क्रिएट करना है, या रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिलेशनशिप है आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ, ताकि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मोल्ड कर सको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रीजनेबल होगी तो दैट मीन्स कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छी तरह से जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो इसलिए रिलेशनशिप
फाइंड करना प्रोजेक्ट का और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसी में आ जाएगा आइडेंटिफाई इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, कि हार्डवेयर जो आपने इंस्टॉल करने हैं या टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हो, आपने जो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। कोई तो बेंचमार्क्स होंगे, कोई तो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए होंगे। आपने उन स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे डिफरेंट आपको पता है प्रोटोकॉल्स की जब हम बात करते हैं तो आईएसओ सर्टिफाइड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। जब भी कोई प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो उसको आईएसओ से सर्टिफाइड करवाया जाता है। वो बेंचमार्क डिसाइड करते हैं। तो आपने बेसिकली इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, और प्रोसीजर्स, ठीक है। इंस्टॉलेशन और प्रोसीजर्स का जो स्टैंडर्ड्स है ना, आपने वो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फिर नेक्स्ट इसी में आ जाएगा स्टेप नंबर 2 के अंदर ही, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, फंक्शनल टीम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़े थे, फिर इसी तरह से हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। यहाँ पे आपने स्टेप नंबर 2 के तीसरे पोर्शन में क्या करना है, आपने अपनी टीम की ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करनी है कि आपकी जो प्रोजेक्ट की टीम के अंदर 10 लोग हैं, उस टीम को आपने किस तरह से उसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनाना है। कि क्या आपकी जो टीम है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, क्या आपकी जो टीम है ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, या आपकी जो टीम है वो कोई हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। आपने अपनी टीम का बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है, जिसका मतलब है आपने रिपोर्टिंग हायरार्की को डिसाइड करना है। यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपकी एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग हायरार्की क्या है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का बेसिकली पर्पस यही होता है कि आपने रिपोर्टिंग हायरार्की को डिफाइन करना होता है। फिर आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें आपने प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना है, कंपैरिजंस करने हैं। आपने तज्जिया करना है आपके प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें सबसे पहला काम होगा कि आप ये डिसाइड करें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है या प्रोडक्ट ड्रिवन है। कि क्या आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके प्रोजेक्ट के रिजल्ट में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी या कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि हमें एक वर्कशॉप कंडक्ट करवानी है, तो वर्कशॉप 40-45 दिनों की है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब उसके एंड पे हमें क्या कोई प्रोडक्ट 45 दिन बाद हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ जाएगी? नहीं। 45 दिन बाद या 45 डेज बाद जो है क्या होगा, हमारे जो मेंबर्स होंगे उनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल पे चला जाएगा जो हमने प्लान किया था। तो इसका मतलब ये जो वर्कशॉप जो हम कंडक्ट करवा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होगी हमारी। प्रोडक्ट ड्रिवन में हम बाकायदा प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। जैसे आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हो, लाइक एटीएम मशीन्स का प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, तो एटीएम मशीन आपकी एक प्रोडक्ट बन जाती है। आप कोई यूं कह लें कि नया डीबीएमएस डेवलप करते हो, नया डीबीएमएस लाइक ओरेकल की तरह एक नया डेवलप कर देते हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि उस डीबीएमएस को यूज करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटाबेसेस क्रिएट करेंगी, अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगी आपके डीबीएमएस को यूज करते हुए। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो आपने डिस्टिंग्विशिंग करनी है, आपने बेसिकली डिफरेंशिएशन करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव ड्रिवन कर रहे हो काम या प्रोडक्ट ड्रिवन कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाएगा एनालाइज द अदर प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपके जो दूसरी इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी आपने उसको एनालाइज करना है। फिर आपने इसी में नेक्स्ट आ जाएगा हाई लेवल
प्रोजेक्ट रिस्क जो होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपके प्रोजेक्ट के जो हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क हैं, जैसे बेशुमार आपके प्रोजेक्ट रिस्क हो सकते हैं, आप उनको जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। फिर टेक इन टू अकाउंट यूज़र रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन। जो यूज़र्स की या कस्टमर्स की बदलती जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप बेसिकली उनको अकोमोडेट करोगे, उनकी एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बदलती रहती हैं, तो आपने उनको अकोमोडेट या उनको एडजस्ट करना है। फिर सिलेक्ट जनरल लाइफ साइकिल अप्रोच इन द लाइट ऑफ अबव। ये जो आपने अभी बातें की हैं जिसमें आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, स्टेप नंबर 3 में जितने आपने 3-4 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन तमाम पॉइंट्स के को देखते हुए आपने एक लाइफ साइकिल अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। बेसिकली लाइफ साइकिल अप्रोच का मतलब होगा आपने एक हायरार्की डेवलप करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रिव्यू ओवरऑल रिसोर्स एस्टिमेट्स। स्टेप नंबर 3 में ही जो 6 पार्ट है वो हमारा क्या है कि आपने ओवरऑल रिसोर्स एस्टिमेट्स को रिव्यू करना है। जो आपने रिसोर्सेज की एस्टिमेशंस की है आपने उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ताकि अगर कुछ एस्टिमेट्स में आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है कि आप कुछ एस्टिमेट्स को चेंज करें, तो आप उन एस्टिमेट्स को चेंज कर सकें। तो इसलिए रिव्यू करना पड़ेगा आपको तमाम ओवरऑल एस्टिमेट्स को। फिर आ जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की जो आउटकम्स हैं जिन्हें आप प्रोडक्ट्स कह रहे हैं, आपने उन आउटकम्स को, फेजेस की आउटकम्स या डिलीवरेबल्स की आउटकम्स जो हैं, आपने उन आउटकम्स को और हर फेज में या हर फेज के अंदर या हर जो आपके पास एक लेयर है उसके अंदर जो आपकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं आपने वो बेसिकली आइडेंटिफाई करनी है कि हर फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और हर फेज की क्या आउटपुट है जिसे आप प्रोडक्ट कह रहे हैं, आपने ये आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स। कि आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक तो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की जो आउटपुट है वो, और एक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो जितने भी डिलीवरेबल्स हैं, हर डिलीवरेबल की जो आउटपुट है, आउटकम है, आपको उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ओवरऑल जो आपके प्रोजेक्ट का रिजल्ट होगा या प्रोजेक्ट की जो आउटकम होगी या प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट होगा ओवरऑल, आप उसको जो है वो डिसाइड कर सको। जैसे यहाँ पे एक बेसिकली केस स्टडी को बार बार वो जिक्र करता है, एमनेडा की केस स्टडी है, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि ये डिस्क्रिप्शंस आपकी हो सकती हैं, जैसे नेम, आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट, डेरिवेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास है डॉक्यूमेंट जेनेरिक प्रोडक्ट फ्लोज। आपने DFDs पढ़ी हुई हैं वैसे, डाटा फ्लो डायग्राम्स। बेसिकली वो डाटा का फ्लो जो है वो डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, बेसिकली जो डिलीवरेबल्स के जो आउटकम्स हैं या जो डिलीवरेबल्स के जो रिजल्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, आपने तमाम आर्टिफैक्ट्स का एक फ्लो बेसिकली बना लेना है, ठीक है, टुवर्ड्स द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम के लिए आपने हर डिलीवरेबल का जो रिजल्ट है या हर डिलीवरेबल का जो आपके पास आर्टिफैक्ट है, आपने बेसिकली उसकी फ्लो डायग्राम बना देनी है, जिसे फिर आप प्रोडक्ट फ्लोज का नाम देंगे। जैसे डाटा फ्लो डायग्राम में जब डाटा का फ्लो बताते हैं कि डाटा का फ्लो जो है वो किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन की तरफ है, इसी तरह से यहाँ पे आपने हर डिलीवरेबल या हर फेज के बाद जो रिजल्ट निकलता है उन रिजल्ट्स की एक फ्लो डायग्राम जो है वो बनानी है। नेक्स्ट आ जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट इंस्टांसेस।
जो प्रोडक्ट की इंस्टांसेस हैं आपने उनको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे भी एक आपने डायग्राम इससे पहले देखी है, उसमें बेसिकली जो बॉक्सेस थे वो हर बॉक्स जो है वो हर फेज की एक प्रोडक्ट थी। हर बॉक्स हर फेज की एक प्रोडक्ट होती है। तो आपने उन डिफरेंट प्रोडक्ट इंस्टांसेस को जो है वो रिकॉग्नाइज करना है जो आपने डायग्राम की शक्ल में बनाने हैं। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, वेयर द सेम जेनेरिक पीएफडी fragment relates to more than one instance of particular type of product, an attempt should be made to identify each of those instances। क्या आपने क्या करना है, आपके जो डायग्राम की जो प्रोडक्ट इंस्टांसेस हैं आपने हर एक इंस्टांस को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट इसी में आ जाएगा प्रोड्यूस आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क। एक्टिविटी डायग्राम बनाई जाएगी यहाँ पे, जिसके लिए आप CPM भी यूज़ कर सकते हैं या नेटवर्क डायग्राम्स डिफरेंट आपके पास होंगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर 5th नंबर पे आ जाएगा मॉडिफाई द आइडियल टू टेक इनटू अकाउंट द नीड फॉर स्टेजेस एंड चेक पॉइंट्स। आपके पास जो भी एक नेटवर्क डायग्राम बनेगी या जो एक्टिविटी डायग्राम बनेगी, बेसिकली आप उनकी मॉडिफिकेशंस करोगे। क्यों मॉडिफिकेशन करोगे? ताकि जो आपकी नीड फॉर चेंजेस एंड चेक पॉइंट्स, जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है आपकी या जो चेक पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको। जो एग्जिस्टिंग आपके पास बनी होगी एक्टिविटी डायग्राम, आपने उस एक्टिविटी डायग्राम में चेंजेस परफॉर्म करनी हैं ताकि जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जो कस्टमर ने रिक्वायर की हैं, उन चेंजेस को आप लोग क्या कर सको, अकोमोडेट कर सको अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी प्लान के अंदर। तो ये आपने यहाँ पे काम करना है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 5, जिसमें आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है एफर्ट फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए आपने एफर्ट एस्टिमेट करनी है, मतलब हर एक्टिविटी को कितना ड्यूरेशन चाहिए, या हर एक्टिविटी को जो है वो कितने लोग चाहिए, या हर एक्टिविटी के ऊपर कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, ये आपने बेसिकली यहाँ पे एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट्स। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो, उसमें आप एक अपने प्रोजेक्ट को या एक एक्टिविटी को डिकम्पोज कर देते हैं शॉर्टर एक्टिविटीज के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। तो जो सबसे नीचे वाला लेवल होगा, जो सबसे लोअर लेवल आपका होगा, जिसपे सबसे छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, आपने क्या करना है, बेसिकली आपने उस लेवल पे एस्टिमेट्स करने हैं। ठीक है, वो कहता है यहाँ पे एस्टिमेट्स में सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरी आउट बॉटम अप एस्टिमेट्स। कि आपने जो बॉटम वाले जो एक्टिविटीज हैं, जो लोअर लेवल की एस्टिमेट्स हैं, बेसिकली आपने उस लेवल की एस्टिमेशंस को परफॉर्म करना है। फिर रिवाइज प्लान टू क्रिएट कंट्रोलेबल एक्टिविटीज। आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्लान था, अगर तो उस प्लान में रिवीजन या उस प्लान में चेंजेस करने की जरूरत है, अगर जरूरत है, क्यों जरूरत है, कि आपका जो ऑलरेडी प्लान था उस प्लान में हो सकता है कि कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं उस प्लान के वजह से, या उस प्लान की वजह से आपकी कुछ एक्टिविटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, उन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली एक्टिविटीज को दोबारा कंट्रोल में लेके आने के लिए आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे प्लान को। ठीक है, आप प्लान को रिवाइज करोगे ताकि आप कंट्रोलेबल एक्टिविटीज क्रिएट कर सको। आउट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज को कंट्रोलेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्लान को रिवाइज करोगे। अब इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं कि आप कितने % प्लान जो है वो रिवाइज करेंगे। फिर स्टेप नंबर 6 आ जाएगा, आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिस्क्स। आपने एक्टिविटी के रिस्क्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एक्टिविटी बेस्ड रिस्क। आपने जो एक्टिविटी बेस्ड रिस्क है, सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर क्वांटिफिकेशन करनी है। ठीक है, मतलब रिस्क आया है या नहीं आया, पहले ये देखो, फिर ये देखो कि कितने % रिस्क आया है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, क्वांटिफिकेशन करो उसकी। फिर उसके बाद जब
रिस्क फाइनल हो जाए कि आया है, उसके बाद क्या करना है, प्लान रिस्क रिडक्शन एंड कॉन्टीजेंसी मेजर्स वेयर अप्रोप्रिएट। अगर जिस जगह रिस्क आया है उस जगह पे आपने बेसिकली रिस्क को रिड्यूस करने और कॉन्टीजेंसी, जिसे आप रिएक्टिव प्लान्स कहते हैं, इमरजेंसी प्लान्स करते हैं, आपने रिस्क को रिड्यूस करने और कॉन्टीजेंसी मेजर्स के प्लान प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। और ये जितने हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, ये सारा प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले काम हो जाता है। ठीक है।